Hello students, my name is Mohit Bansal. Welcome to Mohit Bansal classes. Students, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CMA फाइनल का पेपर नंबर 19 जिसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, उसका स्टडी नोट 5। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है सीएमए फाइनल के पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का स्टडी नोट 5। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं बता दूं, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जो आपका सब्जेक्ट है उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ये थियोरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और ये जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, पहले इसको आप हमें समझाइए। तो पहले मैं ये आपको समझाऊंगा बड़ी ही डिटेल में। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा फाइनेंशियल अकाउंट्स की। सबसे पहले मैं बात करूंगा फाइनेंशियल अकाउंट्स की, फिर मैं बात करूंगा आपके पास में कॉस्ट अकाउंट्स की। क्लियर है ये चीज? तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं फाइनेंशियल अकाउंट्स की। स्टूडेंट्स, दुनिया की हर कंपनी को, दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, खुद के लिए प्रिपेयर करने पड़ते हैं। वो कंपनी अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाती है, मतलब क्या बनाती है? बैलेंस शीट बनाती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। और क्यों बनाती है? जिससे वो खुद का चेक कर सके कि मेरे कितने प्रॉफिट हैं, कितने लॉसेस हैं, मैं कहां पे गलती कर रही हूं, कहां पे मुझे सुधार करना चाहिए, कैसे मैं अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दूं। दुनिया की हर कंपनी को फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना कंपलसरी होता है। क्लियर ये चीज यहां तक? अब ये बात सबको पता थी, जैसे आज आपको ये बात पता है, ये बात सबको पता थी। लेकिन क्वेश्चन ये उठता था कि यार फाइनेंशियल अकाउंट्स दुनिया की हर कंपनी को बनाने तो होते हैं, पर कैसे बनाएं, किन रूल्स रेगुलेशंस को फुलफिल करके बनाएं? क्योंकि अगर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे तो हर कंपनी अपने अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को अलग अलग तरह से बनाएगी। कोई कंपनी पहले कॉस्ट लिख देगी, बाद में प्रॉफिट लिख देगी। कोई कंपनी पहले प्रॉफिट लिखेगी, बाद में कॉस्ट लिख देगी। कोई कंपनी इंटरेस्ट को ऊपर लिख देगी, कोई कंपनी टैक्स को ऊपर लिख देगी। तो कोई तो ऐसा स्टैंडर्ड हो, कोई तो ऐसा फॉर्मेट हो, कोई तो ऐसी गाइडलाइंस हो, कोई तो ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हो जो कि ग्लोबल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे सभी कंपनीज को बताएं कि अगर आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने हैं तो आप ये रूल्स को फॉलो करके बनाइएगा। तो उसी वजह से ये गैप बनाया गया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग, और ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए था। जो कंपनी खुद के लिए बनाती है, खुद की जानकारी के लिए बनाती है, जिससे वो पता करे कि उसके नेट प्रॉफिट कितने हैं, लॉसेस कितने हैं। तो मैं बोल रहा हूं हर कंपनी को फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी पड़ती है कि पूरे साल में उसने कितना सामान खरीदा, कितना सामान बेचा, कितना उसको प्रॉफिट हुआ, कितना इसको लॉस हुआ, वो अपनी जानकारी के लिए बनाती है। उसे फाइनेंशियल अकाउंट्स बोलते हैं बच्चों। और इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए जो रूल्स बनाए गए थे वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप बनाए गए थे। फिर इंडिया ने क्या करा? इंडिया ने इन गैप को पढ़ा
और इंडिया ने इनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और मॉडिफाई करके अपने लिए, इंडिया के लिए, इंडियन कंपनीज के लिए कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए। मतलब दुनिया की हर कंपनी जब फाइनेंशियल अकाउंट्स बना रही है तो वो इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है। इंडिया बोला कि हम तो अपने खुद के पर्सनल इंडियन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बना लेंगे, और उसने ये जो गैप प्रिंसिपल्स थे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उनको पढ़ा, जो बातें उसकी सही लगी उनको अडॉप्ट कर लिया, बाकी अपनी तरफ से कुछ नया इनपुट दिया, अपने नए रूल्स दिए, अपनी नई गाइडलाइंस बताई और टोटल मिलाकर बना दिया इंडिया के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इंडिया की कोई भी कंपनी अगर इंडिया के अंदर, इंडिया की अगर कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट्स बना रही है तो वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बना रही है, जिसे हम शॉर्ट में इंड एएस बोलते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हर इंडियन कंपनी इन फाइनेंशियल अकाउंट्स को बनाती है, जब अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को, तो ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है। स्टूडेंट बोला सर मैं समझ गया, पर आपने मुझको फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में बताया और आपने मुझे सर साथ में ये भी बताया कि ये जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं ये किस यूज में आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के, P&L बनाने के, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के, अगर कोई कंपनी बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है तो उसका वैल्यूएशन करते हुए अकाउंट्स बनाए जाते हैं, अगर किसी के साथ मर्ज हो रही है तो उस वक्त अकाउंट्स बनाए जाते हैं। लेकिन सर ये तो बताइए, इस हम तो पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, आपने तो मुझे फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स के बारे में बताया। हाँ, जिस तरह से दुनिया की हर कंपनी को फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, उसी तरह से दुनिया की हर कंपनी, मैन्युफैक्चरर कंपनी को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स भी बनाने पड़ते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? जिस तरह से दुनिया की हर कंपनी को फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं ना, उसी तरह से दुनिया की हर कंपनी को कॉस्ट अकाउंट स्टेटमेंट भी बनाने पड़ते हैं। क्या हो उसके अंदर? उसके अंदर होता है कि कितनी कॉस्ट लगाई हमारी कंपनी ने, एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा किया। सर क्यों बनाते हैं? जिससे प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करी जा सके, कि अगर मैंने प्रोडक्ट को बनाने में इतना खर्चा कर दिया तो थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के मैं प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर दूं। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो कंपनी खुद के लिए बनाती है, लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, कॉस्ट शीट बनाई जाती है, वो कस्टमर के लिए बनाती है, जिससे कंपनी डिसाइड कर सके प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी। अब क्योंकि दुनिया की हर कंपनी को फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने थे तो गैप आ गया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसी तरह से दुनिया की हर कंपनी को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाने थे, इसलिए लेकर आया गया GACAP, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, पूरी दुनिया के लेवल पर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताते हैं कि दुनिया की अगर किसी भी कंट्री, किसी भी देश की कंपनी अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाएगी तो इन GACAP को, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करके बनाएगी। अब फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए भी गैप आया था, लेकिन हमारे इंडिया वालों ने इसको मॉडिफाई करके इंड AS बना दिया। उसी तरह से, उस ही तरह से हमारे इंडिया ने ये जो जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, जो इंटरनेशनल लेवल पर कॉस्ट अकाउंट्स बनाने की सलाह दे रहे थे, रूल्स बता रहे थे, उनको मॉडिफाई करा इंडिया ने, और इंडिया के लिए सेपरेटली, इंडियन कंपनीज के लिए सेपरेटली कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना दिए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए। ये GACAP को मॉडिफाई किया गया और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए इंडियन कंपनीज के लिए, जिनको शॉर्ट में हम CAS बोलते हैं,
आज अगर इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाती है, कॉस्ट शीट बनाती है, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करना है उसको कि ये फलानी कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट मटेरियल में जाएगी या फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगी, कौन सी कॉस्ट के अंदर जाएगी और किस तरह से कॉस्ट को असाइन किया जाएगा, ये सभी चीजें अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू फॉलो करते हैं। तो बच्चों अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बैकग्राउंड क्या है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आखिर कैसे बने, अगर कोई पूछे मुझे तो बैकग्राउंड बता दो कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आखिर बने कैसे, पैदा कैसे हुए, इनका जन्म कैसे हुआ, तो बताइएगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से हर कंपनी को फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, उसके लिए पहले गैप लाया गया था और उसको इंडिया ने मॉडिफाई करके IndAS बना दिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसी तरह से दुनिया की हर कंपनी को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट भी बनाने पड़ते हैं, जिसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे GACAP लाया गया था, लेकिन इंडिया ने उनको मॉडिफाई करके अपने लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना लिए। और इंडिया की अब हर कंपनी जो कॉस्ट अकाउंट्स स्टेटमेंट बना रही है, कॉस्ट शीट बना रही है, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन असाइनमेंट चाहती है, उसको ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। ये यहां से जन्मे। स्टूडेंट बोलता है समझ गया सर, मुझे इसका बैकग्राउंड समझ में आ गया सर, मुझे ये समझ में आ गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आखिर कहां से आए, होते क्या हैं। अरे ये रूल्स होते हैं, ये रेगुलेशंस होते हैं, ये गाइडलाइंस होती हैं, इनके अंदर तरीका, फॉर्मेट, प्रोसेस लिखा हुआ है कि इंडिया की अगर कोई भी कंपनी कॉस्ट अकाउंट्स बना रही है तो कैसे बनाएगी, क्या फॉर्मेट होगा, कौन सी कॉस्ट को किस कॉस्ट के अंदर क्लासिफाई किया जाएगा, कौन सी कॉस्ट को प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्लूड करेंगे, कौन सी कॉस्ट को प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये सभी बातें इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखी हुई हैं। ये रूल्स हैं बच्चों, ये रेगुलेशंस हैं, ये टर्म्स कंडीशंस हैं जो कि हर कंपनी को बेहतर बनाती है। सर इससे क्या होता है? अरे आप एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में नहीं होते तो वो कंपनीज जो कॉस्ट स्टेटमेंट बनाती वो अपना अपना अलग अलग बनाती, क्योंकि कोई रूल तो था नहीं, तो सब अपना अपना अलग बनाते। कोई किसी कॉस्ट को किसी में लिख रही है, किसी कंपनी, मान लो कोई एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है वो रेंट पर है, अब ये रेंट का जो कॉस्ट है वो आना चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, क्लासिफाई होना चाहिए, किसी ने उसको डायरेक्ट मटेरियल में डाल दिया। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं होते तो कुछ भी होता, तो फिर किसी की कॉस्ट स्टेटमेंट कुछ अलग होती, किसी की कुछ अलग होती, किसी की कुछ अलग होती, किसी ने पता नहीं अपनी कॉस्ट कहां पे क्लासिफाई कर दी, किसी ने प्रोडक्ट की कॉस्ट में हर कॉस्ट को इंक्लूड कर दिया, वो अपने घर पे बैठ के कुछ कर रहा है, अपनी पर्सनल कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ दिया। और फिर कोई कॉस्ट ऑडिट करने आता तो कॉस्ट ऑडिट करने वाले के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि हर कंपनी के कॉस्ट स्टेटमेंट अलग अलग तरीके से बने। लेकिन क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पास में हैं, तो हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पता है, हमें रूल्स पता है कि कौन सी कॉस्ट कहां पर जाएगी। हर कंपनी सेम उस तरीके से अपनी कॉस्ट स्टेटमेंट बना रही है। उससे फायदा क्या है? उससे फायदा सबको है, खुद कंपनी को है कि वो रूल्स को फॉलो कर रही है, उसके पास में एक रूल्स है, वो उनको फॉलो करके अपने स्टेटमेंट बना रही है, तो उसके लिए फायदा है। गवर्नमेंट के लिए फायदा है, गवर्नमेंट अगर कल को चेक करेगी कि भाई चलो फलानी कंपनी के कॉस्ट स्टेटमेंट को चेक करते हैं, तो गवर्नमेंट को प्रोसेस पता है, गवर्नमेंट को पहले प्रोसेस समझने की जरूरत नहीं, उसको पता है, उसे ये पता है इंडिया की किसी भी कंपनी के कॉस्ट स्टेटमेंट उठा लो, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को उठा लो, सब एक ही फॉर्मेट में बने। इन्वेस्टर्स, अगर कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो और उसके लिए वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट चेक कर रहा है, तो उसको पता है कि सबके फॉर्मेट सेम है, किसी का भी उठा लो, समझने के लिए आसानी है। किसी कंपनी से लोन लेने जा रहे हो तो वो बैंक वाला आपके अगर कॉस्ट अकाउंट्स को देख रहा है, वो आसानी से देखकर समझकर आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। तो हुआ क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से यूनिफॉर्मिटी आई, थोड़ा सा कंफर्ट आया,
यूनिफॉर्मिटी का मतलब इंडिया की हर कंपनी एक ही तरह से कॉस्ट अकाउंट्स बनाने लगी, तो उससे कॉस्ट ऑडिट इजी हो गई। अब कोई बंदा बाहर से कॉस्ट अकाउंट्स की ऑडिट करने आ रहा है तो वो किसी भी कंपनी में चला जाए इजीली ऑडिट कर पाएगा, क्योंकि उसे पता है कॉस्ट अकाउंट्स स्टेटमेंट सभी कंपनियों ने एक ही फॉर्मेट में बनाए। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, ये गाइडलाइंस है, ये रूल्स है, ये रेगुलेशंस है जो कि इंडिया की हर कंपनी को ये सलाह देती है, ये एडवाइस देती है कि किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनने चाहिए, कौन सी कॉस्ट कहां पे क्लासिफाई होगी, कितनी कॉस्ट होगी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड होगी, कौन होगी जो नहीं इंक्लूड होगी। इससे देखा जाए तो हम इजिली दो कंपनियों के कॉस्ट स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, इससे यूनिफॉर्मिटी आ गई। स्टूडेंट बोलता है सर आपने अभी तक मुझे दो बातें बताई, दोनों बातें समझ में आ गई, रिवाइज कर दो आपने क्या बताया सर, मजा आ जाए। भैया मैंने आपको बताया कि हम पढ़ रहे हैं स्टडी नोट 5 और उसमें हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैंने उसका बैकग्राउंड बताया कि पहले जिस तरीके से कंपनीज को अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने पड़ते थे इंटरनेशनल लेवल पे, और उनके लिए गैप लाया गया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और उनको इंडिया ने मॉडिफाई करके अपने लिए इंड एएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना लिए। उसी तरह से दुनिया की हर कंपनी को अपने लिए कस्टमर्स के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाने पड़ते हैं, और उसके लिए उन्होंने जीएसीएपी बनाया, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इंडिया ने उनको मॉडिफाई करके अपने लिए बना लिया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इंडिया की कोई भी कंपनी अगर अपने लिए कॉस्ट स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है तो इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके करती है। इससे हुआ क्या, इससे कंप्लीटनेस आ गई, इंडिया की हर कंपनी एक ही फॉर्मेट में बनाने लग गई कॉस्ट स्टेटमेंट्स को, उनके ऊपर रूल्स रह गए, उनकी सर्विलेंस हो रही है कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। दो कंपनियां आपस में कंपेयर कर सकती है, पता लगा सकते हैं किसकी कॉस्ट ज्यादा है किसकी कॉस्ट कम है। कॉस्ट ऑडिट करने वाले के लिए फायदा, गवर्नमेंट के लिए फायदा, इन्वेस्टर के लिए फायदा, रेगुलेटर्स के लिए फायदा, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए फायदा, और यूनिफॉर्मिटी आ गई, हर किसी के कॉस्ट स्टेटमेंट एक ही फॉर्मेट में बनने लगे। ये फायदा हुआ और इसे बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक समझ गया, चलिए, लेकिन सर एक डाउट है। मैंने बोला क्या डाउट है, पूछो। सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंडिया में बनाता कौन है? बनाता कौन है? इतना तो आपको पता है कि गवर्नमेंट बनाती है। हाँ सर ये तो हमको पता है गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट पूरे भारत पर एप्लीकेबल हो रहे, इंडिया की हर कंपनी पर एप्लीकेबल हो रहे, तो ऑब्वियस बात है सर गवर्नमेंट बनाती है, ये तो हमको पता है। पर गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट, किसी को तो काम दिया होगा ना गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, कौन सा डिपार्टमेंट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाता है ये बताओ सर। तो उसके लिए एक बोर्ड है, उसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। उसके अंदर बहुत सारे लोग बैठते हैं और वो लोग अपनी एक्सपर्टीज, अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इन स्टैंडर्ड्स को बनाते हैं जो इंडिया की हर कंपनी पे जिनको कॉस्ट अकाउंट्स बनाने उन पर एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा सर, तो ये जो CASB है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये बनाता है सर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, मैं समझ गया। लेकिन सर ये तो बोर्ड है ना, ये तो किसी लीगल अथॉरिटी के अंदर काम करता होगा, ICAI CMA के अंदर। सर ये क्या है? देखो ये CMA होने को तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक अलग से अपना इंस्टीट्यूट है, लेकिन अभी तक जब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं ना, जब हम उसके नाम से बोलते हैं तो वो आता ICAI के अंडर में है। हालांकि अभी आपको पता होगा कि बहुत बहुत टाइम से चल रहा है और अभी दोबारा से ये जोर शोरों पे एकदम से मुद्दा उठा है। ICMA ने बोला है, CMA इंस्टीट्यूट ने बोला है कि हमारा नाम, आप हमें ICAI के अंडर पुट करते हो, हमारा नाम सेपरेट ICMAI कर दो, हमें तो अलग से हमारा नाम दे दो। तो ये मुद्दा बहुत सालों से चल रहा है, अब भी चल रहा है। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तब हम ICMAI बोलने लग जाएंगे उसको।
लेकिन अभी के लिए ICAI CMA, मतलब ICAI जो है उसका CMA का जो डिवीजन है उसके अंदर ये बोर्ड काम करता है, और ये बोर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है इंडिया में। स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया, सर इंडिया में अभी तक प्रेजेंटली कितने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं? अभी तक 24 बन चुके हैं, बाकी आगे धीरे धीरे फ्यूचर में जरूरत के हिसाब से और बन जाएंगे। अभी तक 24 बन चुके हैं जिनको इस बोर्ड ने बनाया है, जो कि इस ICAI CMA के अंडर में काम करता है। स्टूडेंट बोलता है सर मैं यहां तक समझ गया, एक एक चीज मुझको समझ में आ गई अभी तक की। आपने मुझे बेनिफिट्स भी बता दिए, ये बेनिफिट्स वही हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताए थे कि इससे हर किसी को इन्वेस्टिगेशन में फायदा हो रहा है, कंप्लीटनेस आ रही है, हम कंपेयर कर पा रहे हैं, सबके अकाउंट्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी आ रही है। अब कोई भी बंदा आसानी से बाहर से आकर कंपनीज की कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, रेगुलेटरी बॉडीज के लिए अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छा है, इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। ये सब चीजें हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट बोलता है सर आपने मुझको ये बता दिया, बैकग्राउंड बता दिया कि कहां से, सर आपने अभी तक मुझको ये बैकग्राउंड बता दिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आखिर कैसे आए। सर आपने ये बता दिया CAS आखिर होते क्या है, गाइडलाइंस होती हैं, आपने बता दिया। उसके अलावा इनकी यूटिलिटीज, मतलब आपने इनके यूजेस मुझको बता दिए। आपने ये भी बता दिया कि एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो ICAI CMA के अंदर काम करता है, वो ये बनाता है, और अभी तक 24 बन चुके हैं। सर ये जो बोर्ड है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये बोर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रहा है। स्टूडेंट्स आप सोचिए एक बार, ये बोर्ड कितना बड़ा काम कर रहा है। आप सोचिए, देखिए मैं आपको बताऊं, ये बोर्ड क्या बना रहा है? ये बोर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रहा है। उन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंडिया की हर कंपनी जो कॉस्ट अकाउंट में फॉलो हो रही है, इंडिया की वो कंपनी इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपने कॉस्ट स्टेटमेंट बना रही है। वो कॉस्ट स्टेटमेंट इंडिया के और इवन बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट इन सबके पास तो जाहिर है, इन्वेस्टर पब्लिक आम जनता आपके और मेरे बीच में आ रहे हैं, और उनके बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कंपनी के अंदर शेयर्स खरीदे ना खरीदे, इन्वेस्ट करें ना करें। तो आप सोचिए कि ये जो बोर्ड है इसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि ये ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए जिनको फॉलो करके हर कंपनी का जो कॉस्ट स्टेटमेंट बने वो एकदम ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन दे, और ऐसी इंफॉर्मेशन दे जो पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंपनी की बता दे और लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि लोग इसके बेसिस पर इस पे भरोसा करके इन्वेस्टमेंट करेंगे। गवर्नमेंट इस पे भरोसा करके कंपनी को निगरानी रखेगी, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करेगी। तो ये जो बोर्ड है ना, ये बहुत बड़ा काम कर रहा है इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाकर। क्वेश्चन ये आता है कि सर कोई भी ऐरा गैरा, कोई भी टॉम डिक हैरी रोड पे चलता हुआ आदमी क्या इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का मेंबर बन सकता है? अरे नहीं, ऐसे थोड़ी बन जाएगा यार। क्वालिफाइड आदमी होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड आदमी होना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि कितने लोग हैं जो इस बोर्ड के अंदर बैठते हैं, प्लस वो कहां से आते हैं, किस डिपार्टमेंट से आते हैं, किस फील्ड का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। क्योंकि इंडिया में कंपनीज तो बहुत हैं जिनके ऊपर कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी है, और वो काम भी अलग अलग तरीके का करते हैं। कोई कपड़े बनाती है, तो कोई प्लास्टिक बोतल, तो कोई मोबाइल, तो कोई शूज, तो कोई फलाना, कोई ढीकना बनाती है। अब इस बोर्ड के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हों जिनको इन सभी बिजनेसेस की जानकारी हो, तभी तो वो ऐसे स्टैंडर्ड्स बना पाएंगे जो कि सभी कंपनीज के लिए फायदेमंद होंगे, और बाद में उसको चेक भी कर पाएंगे। अरे ये बात समझ में? तो यही हम देखने वाले हैं कि आखिर इस बोर्ड का कंपोजिशन कैसे होता है। बड़े प्यार से आराम से देखें।
सबसे पहले बच्चों इस बोर्ड के अंदर एक चेयरमैन बैठता है। कौन बैठता है? एक चेयरमैन। सर वो चेयरमैन कहां से आता है? वो आईसीएआई सीएमए डिवीजन जो इंस्टीट्यूट है उसका बंदा होता है, जो इस बोर्ड का चेयरमैन बनता है। समझ गया सर? आगे चलो। याद हो गया मुझे, एक चेयरमैन होता है इस बोर्ड के अंदर जो आईसीएआई सीएमए इंस्टीट्यूट का बंदा होता है। समझ गया सर मैं? आगे चलो। उसके अलावा 6 मेंबर्स भी होते हैं और वो आईसीएमएआई की जो काउंसिल है उसमें से आते हैं। तो ये जो 6 मेंबर्स है वो आईसीएमएआई की काउंसिल से निकल कर आएंगे। समझ गया सर? आपने टोटल 7 लोग बता दिए अभी तक मुझको, जिसमें से एक चेयरमैन और बाकी 6 मेंबर बता दिए। चेयरमैन आईसीएआई सीएमए इंस्टीट्यूट का बंदा होगा और जो 6 मेंबर्स होंगे वो आईसीएमएआई काउंसिल के लोग होंगे। आगे चलो। एक नॉमिनी होता है। एक नॉमिनी होता है। सर नॉमिनी कहां से आता है? एक नॉमिनी आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स से। क्योंकि भाई हम ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, तो इनके पास में हर डिपार्टमेंट का एक ना एक आध बंदा होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया इंडिया में ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये इंडिया की हर कंपनी पर एप्लीकेबल होंगे, और कंपनियां बहुत सारी तरह की हैं जो अलग अलग बिजनेस कर रही हैं। तो ऐसे लोग स्टैंडर्ड्स बनाएं जिन्हें उन कंपनीज की जानकारी हो, उनके रूल्स की जानकारी हो। इसीलिए एक नॉमिनी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम से आएगा। स्टूडेंट बोलता है सर टोटल अभी तक 8 लोग बता दिए आपने। एक तो चेयरमैन बता दिया जो आईसीएआई सीएमए इंस्टीट्यूट का बंदा होता है। 6 मेंबर बता दिए जो आईसीएमआई काउंसिल के लोग होते हैं। एक नॉमिनी बता दिया जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स से आता है। उसके अलावा एक नॉमिनी और होता है, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स से आता है। स्टूडेंट बोलता है बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि कुछ कंपनीज के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है, कुछ के ऊपर डायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है। हमें दोनों का चाहिए, हमें दोनों तरीके का तो बंदा चाहिए। तो नॉमिनी आपने दोनों डिपार्टमेंट से ले लिया, चलिए अच्छी बात है। आगे चलते हैं। 2 और मेंबर्स होते हैं जो कि इंस्टीट्यूट के ही होते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं लीडिंग कंपनीज को। इसका मैं लॉजिक समझाता हूं बच्चों, इसका बड़ा ध्यान से लॉजिक समझिए। आपने ना सीएमए फाइनल में लॉ सब्जेक्ट पढ़ा है, पेपर नंबर 13। उसमें आपने अपना सेक्शन सी पढ़ा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स रेगुलेशन है जो कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं, मेजरली लिस्टेड कंपनीज को। पढ़ा है आपने, 15 मार्क्स का है आपका। मैंने खुद ने, जिन बच्चों ने मेट से पढ़ा है, मैंने बताया हुआ है पूरा, अच्छे से हमने करा हुआ है, इसको समझाया हुआ। उसमें ध्यान कीजिए बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने आपको उसके अंदर ये बताया था कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आज है, जो रूल्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आज, वो 1998 से बनना स्टार्ट हुए थे। 1998 से बनना स्टार्ट हुआ और आज जाकर वो फुलफिल हुए हैं और अभी भी मॉडिफिकेशन चल रहा है। जब वो बनाए जा रहे थे ना, तो इंडिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, उनसे सलाह ली गई थी, उनकी कमेटी बनाई गई थी, उनसे सलाह ली गई थी कि आप भी सलाह दीजिए कि कंपनीज में किस तरीके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो जिससे कंपनियां और बेहतर काम कर सके। मैंने पढ़ाया था आपको उस पे, बिरला कमेटी के बारे में बहुत पढ़ाया था, कुमार मंगलम बिरला कमेटी, कुमार मंगलम बिरला कमेटी के बारे में। क्योंकि ये बड़े लोग हैं, इन्होंने जो टाटा हो गए, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, बिरला हो गए, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे इंडिया के अंदर अपना बिजनेस फैलाया है, और सिर्फ एक जगह पर नहीं, हर सेक्टर में फैलाया है। आज रिलायंस वाला आम भी बेचता है, मोबाइल भी बेचता है, पेट्रोल डीजल भी बेचता है, सभी काम कर रहा है। टाटा सब काम कर रही है। टाटा आपको टाटा स्काई भी दे रही है जो अब टाटा प्ले हो गया, आपको गाड़ियां भी दे रही है, सब काम कर रही है। टाटा मोबाइल भी देती है, टाटा बहुत सा, टाटा का नमक भी आ रहा है, तो बहुत सारे काम कर रही है। जब भी कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ना जो पूरे भारत में एप्लीकेबल हो,
तो बड़े बड़ी कंपनीज के लोगों को भी बुलाया जाता है और उनसे भी उनकी सलाह ली जाती है, क्योंकि वो पूरे भारत के लेवल पे काम कर रहे हैं बच्चों। जिस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाते वक्त बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, उसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अंदर भी दो लोग ऐसे बैठते हैं जो बड़ी कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया है, एक्सपीरियंस है उनको। बाकी फिर 4 और नॉमिनीज बैठते हैं जो कहां से आते हैं, रेगुलेटर। सर ये रेगुलेटर कौन है? रेगुलेटर अथॉरिटीज है, जैसे सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, आरबीआई फॉरेन कंपनीज के लिए, आईआरडीआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकॉम कंपनीज के लिए। अलग अलग रेगुलेटर है अलग अलग जगह के लिए, है ना। लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी हो जाता है, नॉर्मल कंपनीज के लिए एनसीएलटी हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे बोर्ड बने हुए हैं। कंपटीशन एक्ट में सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटर्स हैं। हम इनको ट्रिब्यूनल के नाम से भी जानते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडीज के नाम से भी जानते हैं। तो वहां के 4 नॉमिनी। तो अभी तक कौन कौन हुआ? एक हुआ चेयरमैन आईसीएआई सीएमए इंस्टीट्यूट का, 6 मेंबर हुए काउंसिल ऑफ सीएमएआई के, नॉमिनी हो गए जो सीबीआईटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम से, फिर नॉमिनी हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से, उसके अलावा 2 मेंबर हो गए जो बड़ी कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 नॉमिनी हो गए रेगुलेटर्स के। उसके अलावा 2 और मेंबर होते हैं, एक होता है आईसीएआई से, एक होता है आईसीएसआई से। सर क्यों? क्यों यार? आज अगर कोई कंपनी है तो उसके ऊपर सीए का भी कुछ काम होगा, तो हमें उसके लिए एक मेंबर चाहिए, वो हमने ले लिया। वो लीगल रूल्स रेगुलेशन भी फुलफिल करेगी, तो सीएस का भी काम होगा, उसका भी एक बंदा ले लिया। और सीएमए के तो हमने इवन चेयरमैन ले लिया और 6 मेंबर्स ले लिए। तो जब सीएमए का बंदा लेकर बैठे हो तो सीए और सीएस का भी लेकर बैठो ना। सीएस वाला लीगल कंप्लायंसेस को देख लेगा, सीए वाला अकाउंटिंग पॉलिसीज को देख लेगा, अकाउंट्स को देख लेगा। चलिए, इसके अलावा और कौन होता है? 3 और मेंबर होते हैं जो कि इंडस्ट्री एसोसिएशन से होते हैं। होता है ना, इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन बन जाते हैं। जैसे आप खुद देखिएगा बच्चों, आपके पिताजी या बड़े भाई या रिश्ते में कोई भी या जानकार कोई भी आपका अगर बिजनेस करते हैं तो वहां का एक कमिटी बन जाती है, उस बिजनेस की एक उस मार्केट की एक कमिटी बन जाती है और उसका कोई हेड भी बनता है, मतलब वो एसोसिएशन बना लेते हैं। अरे बात समझ में? आप अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें जेठालाल गढ़ा जो है, जेठालाल गढ़ा, आपने देखा होगा कभी कभी जेठालाल गढ़ा को ना एसोसिएशन वाले बुला लेते हैं कि भाई साहब आप ना ऐसे काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। मैं आपको एक सीरियल बताता हूँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो इस वाले से रिलेट कर जाएगा। क्या होता है, जेठालाल की जो गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है वहां पर ना बावरी आती है, बावरी, बावरी है ना, गर्लफ्रेंड है उसकी, हमारे बागा बॉय की। तो वो बावरी बार बार आती है और फिर वो बावरी क्या करती है, बावरी ना दूसरी इलेक्ट्रॉनिक दुकान के बाहर खड़ी हो जाती है और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पर जो कस्टमर आ रहे होते हैं ना, उनसे जाकर ये बोलती है कि आप यहां से मत लो, गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक से ले लो, वहां पे सामान अच्छा मिलता है। ये बात उस इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के पास में पहुंच जाती है जो उन दुकानों को का मेन एसोसिएशन है। वहां पे जेठालाल को बुलाया जाता है और सबके सामने बोला जाता है कि आप ऐसे बिजनेस क्यों कर रहे हो, आपने बावरी को ऐसे अपॉइंट क्यों किया। बताते कि वो मैंने नहीं किया, ऑल दैट वो अलग चीज है, लेकिन मैं बता रहा हूँ एसोसिएशन होता है हर इंडस्ट्री का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बात बताऊं, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फिकी है, उसका नाम सुना होगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऐसे 2 मेंबर्स होते हैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन से, जैसे यूनिवर्सिटी से, IIA से। 4 प्रैक्टिसिंग CMA होते हैं, 4 प्रैक्टिसिंग CMA, और उनके अलावा 2 और एक्सपर्ट लोग होते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। इतने लोगों को मिलाकर
ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ये बनता है, और तब ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है जिसको इंडिया की कंपनीज फॉलो करती हैं। उनके बेसिस पे इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेती है, बैंक अपना डिसीजन लेता है, रेगुलेटर्स अपना डिसीजन लेते हैं। भारी काम है, इसीलिए इतना बड़ा बोर्ड हमको चाहिए। सर आपने अभी तक जो पढ़ाया एक बार उसको रिवाइज कर दो, क्योंकि फिर हम नेक्स्ट पॉइंट अपना पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिवाइज कर देता हूं अभी तक जो हमने पढ़ा। अभी तक स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है इनका बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। इसमें मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स की ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये हर कंपनी को फॉलो करना जरूरी, फाइनेंशियल अकाउंट जैसे हर कंपनी को फॉलो करना जरूरी था, उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे गैप आया, इंडिया ने उसको मॉडिफाई करके लिए अपने लिए इंड एएस बना दिया। उसी तरह से वर्ल्ड लेवल पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट पूरी दुनिया में बनाना जरूरी था, उनके लिए जीएसीएपी आया, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उनको इंडिया ने मॉडिफाई करके लिए अपने लिए सीएएस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया। ये गाइडलाइंस होते हैं और इनके बहुत सारे फायदे होते हैं, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, कंप्लीटनेस आ जाती है, कंपेयर कर सकते हैं, गवर्नमेंट अच्छे से इनको चेक कर लेगी, कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट कर लेगा, इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकता है, बैंकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देने का डिसीजन ले सकते हैं। उसके अलावा इनको इशू कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है एक, वो इन सीएएस को इशू करता है और वो आईसीएआईसीएमए के अंडर में काम करता है। अभी तक इंडिया में 24 सीएएस बन चुके हैं। फिर मैंने इसका कंपोजिशन बता दिया। स्टूडेंट बोलता है सर मैं यहां तक सब समझ गया हूं, अब हम आगे चलते हैं, और अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं, कंटेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि ये बोर्ड बना रहा है, आखिर उसका कंटेंट क्या होता है। और उसके लिए बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल सुनाना चाहूंगा, उस एग्जाम्पल से आपको पता लगेगा। ठीक है, देखिए एक बार की बात है, ये कैटरीना कैफ ये मेरी जानकार है ठीक है, चलिए, तो ये मेरे पास में एक बार आई और बोली कि मोहित मुझको एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई है। अरे मैंने कहा वाह यार, बहुत बहुत बधाई हो आपको, तो बहुत अच्छी बात है ये। बोली हाँ अच्छी बात है, मुझे जॉब मिल गई है, मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन अब मुझे उस कंपनी जहां मुझे जॉब मिली है वहां पर मुझे कॉस्ट शीट बनानी है, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने हैं। तो मैंने कहा तो क्या दिक्कत है? बोली लेकिन मेरे को ये नहीं पता, क्योंकि देखो कंपनी में कॉस्ट बहुत सारी लगती है भाई, कंपनी के अंदर कॉस्ट तो बहुत सारी है। अब वो जैसे मैं माल आया उसकी कॉस्ट, उसकी अनलोडिंग हुई उसकी कॉस्ट, फिर उसको कहीं पे रखाया गया उसकी कॉस्ट, बिजली चल रही है उसकी कॉस्ट, मशीनें चल रही हैं उसकी कॉस्ट, वहां पर लेबर काम कर रहा है उसकी कॉस्ट, पैकिंग की जा रही है उसकी कॉस्ट, माल खराब हो गया उसकी कॉस्ट, बिल्डिंग रेंट पर है उसकी कॉस्ट, रेंट पे नहीं है तो डेप्रिसिएशन लग रहा है उसकी कॉस्ट। बोला कंपनी में कॉस्ट बहुत होती है यार, और कौन सी कॉस्ट कहां क्लासिफाई होगी। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी बिल्डिंग रेंट पर है, जहां आपकी फैक्ट्री है वो बिल्डिंग रेंट पर है, तो आप उस रेंट के अमाउंट को फैक्ट्री ओवरहेड में डालते हैं। क्लियर है ये चीज? यहां तक ऐसा होता है, ऐसा हम करते आए हैं, हमेशा हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन कैटरीना को नहीं पता। कैटरीना बोली मुझको ये नहीं पता कि कॉस्ट स्टेटमेंट जब बनाते हैं, कॉस्ट शीट जब बनाते हैं, तो कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है, कौन से रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, अलग अलग कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कॉस्ट शीट शुरू कैसे होती है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं। जैसे बचपन में एप्लीकेशन लिखते थे ना, तो उसमें हमें पता था हम स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे टू दी हेडमास्टर, ऐसे एक प्रोसेस था। ये कैटरीना बोल रही है मुझे पता ही नहीं है कॉस्ट स्टेटमेंट का प्रोसेस क्या है, क्या फॉर्मेट होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, कौन सी कॉस्ट कहां क्लासिफाई होती है, मुझे पता ही नहीं है इन सब चीजों के बारे में।
मैंने उससे बोला टेंशन नहीं लेने का कैट, डोंट वरी। हर चीज अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहे हो तो ये सभी बातें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पढ़ लो, उनका जो कंटेंट है वो तुम्हें बता देगा कि कॉस्ट स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं, कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है, किस कॉस्ट को कहां क्लासिफाई करा जाता है, किस कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, किसको इंक्लूड नहीं करते, कॉस्ट स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का फॉर्मेट क्या होता है, पहले क्या लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है। ये कॉस्ट स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कंटेंट होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कंटेंट होते हैं बच्चों। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में यही बात बताई जाती है कि आखिर अगर कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है तो उस प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो कैसे डिसाइड होगी। आप अगर आज कोई माल बेच रहे हो, मान लो आप पेन बनाकर बेचते हो, एक पेन बनाकर बेचते हो, तो कितने रुपए का बेचोगे? तो बोलोगे सर जो मेरी लागत लगी, मतलब जो मेरी कॉस्ट लगी, एक तो वो प्लस जो मेरा प्राइस है, जो मैं प्रॉफिट चाहता हूं थोड़ा बहुत, वो उसको मैं जोड़ लूंगा, मैं प्रोडक्ट की प्राइस रख दूंगा। बिल्कुल सही है। तो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ना, उसको निकालने के लिए बहुत सारी कॉस्ट लगती है प्रोडक्ट को बनाने में। कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करोगे, कौन सी नहीं करोगे, ये सभी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखी है। तो यही कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंटेंट होता है। स्टूडेंट बोलता है चलिए ठीक है सर, मैं आपकी बात को समझ गया, और 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं जिनको इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे, एक एक को एक डिटेल में देखेंगे। लंबा चैप्टर है, काफी लंबा चलेगा, क्योंकि हमें एक एक चीज को कंसेप्ट क्लियर करके चलना है। ठीक है सर, मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन सर मुझे ये बताइए कुछ तो ऐसे कॉमन पॉइंट्स होंगे जो 24 के 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आते होंगे, कुछ तो कॉमन पॉइंट होंगे ना। आपने बोला टोटल 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, और अलग अलग है वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और वो अलग अलग बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग कॉस्ट के लिए बनाए गए हैं। कोई मटेरियल कॉस्ट के लिए बना दिया गया है, कोई डायरेक्ट कॉस्ट के लिए बना दिया, डायरेक्ट मटेरियल के लिए, कोई फैक्ट्री ओवरहेड के लिए, कोई डेप्रिसिएशन के लिए, कोई फलाने के लिए, कोई ढीकने के लिए। लेकिन कुछ तो कॉमन पॉइंट्स होंगे जो सब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आते होंगे। हाँ, कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो सभी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर आते हैं। हमें वो कॉमन पॉइंट्स देखने हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या क्या कॉमन पॉइंट्स है वो लिख दो, आता है एग्जाम में क्वेश्चन। इसलिए अब हम ये देखने वाले हैं कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कंटेंट होते हैं, बहुत सारे जो कंटेंट होते हैं, उनमें से ऐसा कौन कौन सा कंटेंट है जो सभी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर कॉमन होता है, सभी के अंदर आता है, हम वो देखने वाले हैं। स्टूडेंट बोलता है सर शुरू करो। शुरू करते हैं भैया, शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, जिसमें बताया जाता है कि ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये किसके बारे में बात करता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों, देखिए जैसे ये CAS 1 का मैंने यहां पर एक आपको दिखा दिया है। ऐसे ही जब बहुत कितने 24 CAS है, टोटल CAS कितने हैं हमारे, 24 है ना। तो CAS 1 किसके बारे में बात करता है कि कॉस्ट का कैसे क्लासिफिकेशन होगा। तो देखो दिस, सबसे पहले क्या आया फर्स्ट नंबर पे, इंट्रोडक्शन। दिस स्टैंडर्ड मतलब दिस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। यही तो मैंने स्टूडेंट्स आपको बोला कि जो हमारा सबसे पहले आता है वो इंट्रोडक्शन है, और वो बताता है कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किस के बारे में बात करता है। जैसे CAS बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में, ठीक है। दूसरा फिर ऑब्जेक्टिव आता है। सर ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव में अच्छा एक बात और बता दूं बच्चों, मैं ये जो कॉमन पॉइंट्स आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको टोटल जो कॉमन पॉइंट्स यहां पर पढ़ाने वाला हूं बच्चों, वो टोटल 9 कॉमन पॉइंट्स पढ़ाऊंगा।
आपको 9 के 9 कॉमन पॉइंट्स याद रखने हैं। पहली बात, 9 के 9 कॉमन पॉइंट्स आपको सीक्वेंस में याद रखने हैं, मतलब पहले इंट्रोडक्शन ही आएगा, दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव ही आएगा, थर्ड नंबर पे स्कोप, ऐसे सीक्वेंस में याद रखने हैं। तो 9 के 9 कॉमन पॉइंट्स याद होने चाहिए, सभी कॉमन पॉइंट सीक्वेंस में याद होने चाहिए, और जो लाइन मैं यहां पर लिख रहा हूं एग्जैक्टली वही लाइन आपको एग्जाम में लिख कर आनी है, अपनी तरफ से जोड़ तोड़ नहीं करनी है। ऐसा नहीं करना है कि सर मैं इनका मीनिंग समझ गया हूं, अब मैं लैंग्वेज अपनी तरफ से लिख दूंगा। ये आप पूरे सब्जेक्ट के अंदर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे सब्जेक्ट में कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कॉमन पॉइंट्स हम लिखेंगे, उस वक्त आपको यही लैंग्वेज लिखनी है, याद रखिए। तो पहला मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। सेकंड, ऑब्जेक्टिव आता है, वो बताता है कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बनाए जा रहे हैं। यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए मतलब इसलिए कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन CAS 1 बनाएगा तो इसी तरीके से बनाएगा, CAS 2 बनाएगा तो इसी तरीके से बनेगा, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, कंसिस्टेंसी लाने के लिए। अब देखिए, जैसे कौन सा वाला आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रहे हो, वो कॉस्ट यहां पर आ जाती है। अगर आप डायरेक्ट मटेरियल वाला कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो तो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए तो फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव के अंदर देखिए लिखा हुआ है, the objective of this standards is to bring uniformity and consistency in the principles of। अब ये लाइन मैंने वहां पर देखो ऐसे डॉट 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 कर दी थी ना, देखिए यहां पर मैंने ये डॉट 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 कर दी थी, क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है ना कौन सा CAS बना रहे हो। CAS 1 बना रहे हो तो उसका काम था क्लासिफिकेशन, इसलिए यहाँ पे आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। CAS 6 बना रहे होते तो यहाँ डायरेक्ट मटेरियल आ जाता, कुछ दूसरा CAS बना रहे होते यहाँ डेप्रिसिएशन आ जाता, कोई दूसरा बना रहे होते यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड आ जाता। मतलब ऑब्जेक्टिव बोल रहा है, आप जो CAS बना रहे हो, आप जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, उस वक्त के लिए कौन सा वाला फॉलो कर रहे हो 24 में से, वो जिस पर्पस के लिए, वो इस डॉट 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 ब्लैंक वाली लाइन के अंदर आ जाएगा। कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जब कोई भी पर्सन फलाना वाला CAS बनाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड का, डायरेक्ट मटेरियल का, किसी और कॉस्ट का, तो वो यूनिफॉर्मिटी लेकर आए बनाते। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर मैं समझ गया, मैं आपका फर्स्ट भी समझ गया, मैं आपका सेकंड भी समझ गया, थर्ड पर आ जाते हैं सर। थर्ड बताओ, थर्ड क्या होता है? अबे थर्ड तो बहुत ईजी है, स्कोप बताता है। सर स्कोप का मतलब क्या होता है? भाई स्कोप का मतलब ये होता है कि आप CMA कर रहे हो, अब कोई आपसे पूछे कि CMA का स्कोप क्या है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप CMA की मदद से क्या क्या काम कर सकते हो, कौन कौन सी किस किस के अंडर में काम कर सकते हो, या कौन कौन सी जगह पर काम कर सकते हो। तो आप या तो जॉब कर सकते हो या आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम उसी तरह से जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम उस वक्त बात कर रहे हैं, उसका स्कोप क्या है? वो ये बताता है कि कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर ये कॉस्ट कहां पर अप्लाई होगी, कहां पर अप्लाई नहीं होगी। आ रही है बात समझ में? देखिए ये लिखा हुआ, दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड टू कॉस्ट स्टेटमेंट विच रिक्वायर। अब क्या, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट CAS 1 तो क्लासिफिकेशन एंड ऑल। देन हमने शुरू के 3 पढ़ लिए बच्चों, ये तो इजी थे अब तक, और फोर्थ वाला भी इजी है। डेफिनेशंस, बहुत सारी डेफिनेशंस होती है, उनके अंदर वो टर्म जो हम उस पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यूज करने वाले हैं, उनका मीनिंग बताया जाता है। हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत सारे मीनिंग आते हैं। जैसे CAS 1 पढ़ोगे ना, तो नाम ही बोल रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की, बहुत सारी तरह की कॉस्ट है, तो डेफिनेशन में एबनॉर्मल कॉस्ट बताई जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव बताई जाएगी, ऐसे बहुत सारी है, मैंने ली नहीं है यहाँ पर, ऐसे बहुत सारी तो डेफिनेशंस आती है उन टर्म्स की जो नीचे एक्सप्लेन करी जाने वाली है उस पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक आपने जो मुझे बताए कॉमन पॉइंट्स, ये इजी कॉमन पॉइंट्स थे और मैं इनको समझ गया हूं, याद हो गए हैं। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशन, उनके मुझे ये भी याद हो गए और मुझे ये भी पता है मुझे सीक्वेंस में पढ़ना है।
अब हम चलते हैं फिफ्थ पर, प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट। ये क्या बताता है? ये एक्चुअल बात बताता है जो हमें सीएएस में पढ़नी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फिफ्थ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही हमारी एक्चुअल बात बताता है। यही बताता है कि जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, हम प्रोडक्ट को एलिमेंट भी बोलते हैं, कि जब कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट हम डिसाइड करते हैं, उसमें कौन कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं और किसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ये बात, ये फिफ्थ पॉइंट बताता है प्रिंसिपल्स ऑफ मेजरमेंट, कि कैसे मेजर करोगे कि कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड करें, कौन सी को ना करें। ये बात उस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फिफ्थ पॉइंट बताता है। हर कॉस्ट का हम ये कॉमन पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जो हर सीएएस में। अब इसके लिए बच्चों में फिफ्थ को आपको समझाऊंगा, बहुत डिटेल में समझेंगे हम। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि एबनॉर्मल कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होती। अब ये मैंने यहाँ पे ब्लैंक क्यों छोड़ दिया? ये ब्लैंक इसलिए छोड़ दिया कि आप कौन सी वाली कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल की कर रहे हो तो एबनॉर्मल कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल में नहीं आएगी। फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो एबनॉर्मल कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं आएगी। जिस भी कॉस्ट की, बेसिक मुद्दा आपको ये याद रखना है कि एबनॉर्मल कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में, एलिमेंट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होती। सर क्यों इंक्लूड नहीं होती, और एबनॉर्मल कॉस्ट होती क्या है? बच्चों एग्जांपल से समझाऊंगा एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है और क्यों इंक्लूड नहीं होती प्रोडक्ट की कॉस्ट में। सपोज कीजिए एक फैक्ट्री है और वहां पर कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करे जाते हैं। हुआ क्या, एक बार वहां पर एक चूहा घुस गया और चूहा बिजली का जो कनेक्शन था, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन था, मेन कनेक्शन जो था जहां से पूरे ऑफिस में, पूरी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती थी, वहां पर पहुंच गया और उसने 2-3 तारों को काट के एक दूसरे से भिड़ा दिया और शॉर्ट सर्किट हो गया। कंप्यूटर फैक्ट्री के अंदर रैट आ गया, चूहा आ गया और उसने तार वार काट दिए, एक दूसरे से तार मिला दिए और शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई। आग लगने की वजह से काफी सारे कंप्यूटर्स जलकर राख हो गए। ये जो नुकसान हुआ, कंप्यूटर्स जलने का, लैपटॉप जलने का नुकसान हुआ, क्या ये जले हुए लैपटॉप बिकेंगे? नहीं। कंप्यूटर बिकेंगे जले हुए? नहीं, वो तो खराब हो गए, फिक गए, राख बन गए वो तो। क्या उनकी कॉस्ट थी? हाँ कॉस्ट थी, उन पर काम हो गया था, उन पर लागत लग गई थी, खर्चा कर दिया था कंपनी ने। एबनॉर्मल, अचानक से, हमारा इंटेंशन नहीं था कि हम आग लगा दें, पर हमारी लापरवाही से, हमारी केयरलेसनेस से कोई चूहा आ गया, उसने तारों को काट दिया, शॉर्ट सर्किट हो गया और हमारा नुकसान हो गया। क्या क्या अगर कंपनी जब एक सही लैपटॉप किसी कस्टमर को बेचेगी, सही कंप्यूटर किसी कस्टमर को बेचेगी, तो ये जो आग लगी इसमें जो खर्चा हुआ, क्या वो खर्चा इनमें इंक्लूड किया जाएगा? नहीं, क्योंकि ये एबनॉर्मल कॉस्ट है। ये इस लैपटॉप या इस कंप्यूटर के लिए नहीं बनाई गई, इसके लिए ये कॉस्ट नहीं लगी, ये तो अचानक से लग गई, ये हमारी प्लानिंग या इंटेंशन नहीं था और उस फायर की वजह से कंप्यूटर जल गए। लेकिन ये एबनॉर्मल कॉस्ट प्रोडक्ट की प्राइस में, कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी बच्चों, आप खुद सोचिए ना। अच्छा आप एक बात बताइए, एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, अब बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है तो वहां पे बहुत सारा आटा रखा हुआ है, उस आटे में ऊपर से एक छिपकली गिर के मर गई, ज्यादा मर गई छिपकली गिर के, तो आटा तो खराब हो गया
और वो फेंकेगा। अब तो वो किसी को दे नहीं सकते, जहर फैल गया उसमें, खराब है, फेंकेगा वो। तो क्या अब आप जब दोबारा आटा लाकर नए बिस्किट बनाकर कस्टमर को बेचोगे तो ये वाला जो खर्चा है वो उसमें इंक्लूड करोगे? उस प्रोडक्ट नहीं करोगे। ये एबनॉर्मल लॉस है, ये गलती से हो गया, ये प्लानिंग से नहीं किया, ये हमारी लापरवाही से हो गया। ये एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल कॉस्ट है, इसे हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। ये मैंने यहां पर लिख दिया। सेकंड, फाइनेंस कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं होती। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मुझे एक बात बताइए, सब देखिए, जेठालाल इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापारी है और वो मोबाइल बेचता है, तो वो मोबाइल लेकर आता है मैन्युफैक्चरर से, उस पे थोड़ा बहुत अपना कुछ काम करता है और फिर उसे बेचता है। तो जब ये लेकर आता है ना माल, जब लेकर आता है जेठालाल, जब माल लेकर आ जाता है मैन्युफैक्चरर से, मोबाइल खरीद के लाता है, तो ये अमीर आदमी है, ये हाथ की हाथ पेमेंट दे देता है। सपोज कीजिए मोहित बंसल से ये जेठालाल मोबाइल परचेज करता है और मुझे ऑन द स्पॉट पेमेंट देता है और अपनी दुकान पर जाकर बेच देता है। 30,000 रुपए का एक मोबाइल ये बेचता है, मुझसे ये खरीदता है 28,000 में, 2,000 रुपया अपना प्रॉफिट जोड़कर ये बेच देता है। अच्छा, मेरे पास में एक नत्थू नाम का आदमी भी आता है, वो भी जेठालाल की तरह व्यापारी है, मोबाइल बेचता है, पर छोटा व्यापारी है, गरीब व्यापारी है। जब वो मुझसे मोबाइल लेने आता है तब वो जेठालाल की तरह हाथ की हाथ पेमेंट नहीं देता मुझको, बल्कि मुझसे वो क्रेडिट उधार पर लेता है और थोड़ा थोड़ा करके पैसे चुकाता है, तो उस पर ब्याज, इंटरेस्ट लगता है। तो जितना जेठालाल मोबाइल मुझसे खरीदता है उतने ही नत्थू खरीदता है, लेकिन ये मुझे हाथ की हाथ पेमेंट देता है, ये बाद में देता है क्योंकि ये उधार पर ले जाता है, तो इसको ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है एक्स्ट्रा 25,000 रुपए का, वो मैंने लिख दिया यहाँ। ठीक है, अब जेठालाल प्रोडक्ट को कितने में बेच रहा है? 30,000 में। लेकिन नत्थू और जेठालाल मेरे से कितने में लेकर जा रहा है? मोहित बंसल से 28,000 में लेकर जा रहा है, 2,000 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़कर बेच रहा है 30,000 में। नत्थू भी मुझसे कितने में लेकर जा रहा है? 28,000 में। लेकिन उसकी एक कॉस्ट एक्स्ट्रा और लिख रही है, वो है इंटरेस्ट की कॉस्ट। क्या वो ये इंटरेस्ट वाली कॉस्ट इंक्लूड करेगा इस प्रोडक्ट की कॉस्ट में? नहीं करेगा। यार आज अगर कोई बंदा कस्टमर, आज सलमान खान कस्टमर है, तो सलमान खान नत्थू से बोलेगा, नत्थू यार तू अगर उधार पर माल ला रहा है और थोड़ा थोड़ा करके उस सामने वाले को पेमेंट दे रहा है इंटरेस्ट के साथ, मेरे से क्यों ले रहा है उस इंटरेस्ट का पैसा? मैं थोड़ी दूंगा तेरे इंटरेस्ट का पैसा यार, ये तो फाइनेंस कॉस्ट है भाई, तू एक साथ में लिया। मुझे तो बिना इंटरेस्ट की कॉस्ट के बता एक्चुअल प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, मैं उस पे खरीदूंगा। तो ये नत्थू जो है, इसका मतलब अगर किसी व्यापारी ने, अगर किसी कंपनी ने कहीं से बैंक से उधार पर, बैंक से लोन लिया हुआ है या किसी और से लोन लिया हुआ और उसका इंटरेस्ट जा रहा है, उस इंटरेस्ट के अमाउंट को प्रोडक्ट की प्राइस में नहीं जोड़ सकते आप, क्योंकि कोई दूसरी कंपनी है ऐसी जो बिना इंटरेस्ट की कॉस्ट के भी दे रही है। आप इंटरेस्ट का पैसा मुझसे कैसे ले सकते हो? आप मुझसे पैसा उस प्रोडक्ट का लीजिए ना जो मुझे दे रहे हो। आपने मुझको प्रोडक्ट बेचा, मैंने उसका पैसा आपको दिया, आपने जो इंटरेस्ट की कॉस्ट इसमें जोड़ी, उससे मेरा क्या फायदा हुआ? मेरा थोड़ी ना कुछ फायदा हुआ। अरे ये बात समझ में? इसीलिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो ये फाइनेंस कॉस्ट है इंटरेस्ट वाली या कैश डिस्काउंट वाली, या फिर मानकर चलिए कि अगर किसी ने एक्स एक बार में पैसा दे दिया, जैसे जेठालाल एक ही बार में पैसा देता है तो उसको कैश डिस्काउंट मिल जाता है, वो भी नहीं जुड़ेगा।
स्टूडेंट बोलता है सर मैं समझ गया। अभी तक आपने मुझको बताया जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं जो हर सीएएस के अंदर आते हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशन, ये 4 तो समझ में आ गए। उसके बाद आपने प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट बताया, जिसके अंदर ये पता लगता है कि कौन सी कॉस्ट कहां पर आएगी, कौन सी कॉस्ट प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्लूड होगी, कौन सी नहीं होगी। उसके लिए 2 एग्जांपल आप बता चुके हो, 2 बातें बता चुके हो। एबनॉर्मल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस में नहीं आती है, फाइनेंस कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस में नहीं आती। समझ गया। इंप्यूटेड कॉस्ट भी नहीं आती। सर ये इंप्यूटेड कॉस्ट क्या होती है? मान ली गई कॉस्ट, मैंने मान लिया, ऐसी वाली कॉस्ट। हम इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, हम इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। सर एग्जांपल से समझाओ, समझा दे। 2 मैन्युफैक्चरर है, एक है जयकांत शिखरे और एक है सिंघम, और ये दोनों शूज बनाते हैं। दोनों शूज बनाते हैं कहां पर? अपनी अपनी फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है, जयकांत शिखरे जो है वो जिस बिल्डिंग में उसकी फैक्ट्री है, जहां पर वो शूज मैन्युफैक्चर करता है, वो उसने रेंट पे ली है। इसलिए रेंट का जो उसका कॉस्ट बैठता है वो उसको फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर डालता है और प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्लूड करता है। लेकिन जो सिंघम है, उसकी जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है शूज वाली, वो रेंट पर नहीं है, वो उसकी खुद की बिल्डिंग है, वो उसकी खुद की बिल्डिंग है। लेकिन सिंघम बोल रहा है कि भैया देखो, होने को तो मेरी बिल्डिंग खुद की है और मैं कोई रेंट नहीं देता हूं, लेकिन फिर भी मैं रेंट की कॉस्ट प्रोडक्ट में इंक्लूड करूंगा, फिर भी मैं फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर रेंट की कॉस्ट लगाऊंगा, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि अगर मेरी बिल्डिंग भी रेंट पर होती तो तब तो रेंट लगता। जयकांत शिखरे बोलता है कि चीटिंग कर रहा है तू, जो कॉस्ट लगी ही नहीं उसको कैसे ऐड कर सकता है तू? तूने अपनी मर्जी से कैसे मान लिया? हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो इन सिद्धांतों पर काम नहीं करती कि कोई कॉस्ट लगी नहीं लेकिन तुमने मान लिया अगर लग जाती तो, और उसको प्रोडक्ट की प्राइस में जोड़ दिया। ये गलत है, ये कॉस्ट लगी ही नहीं है, ये इंप्यूटेड कॉस्ट है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये तुम्हारी तरफ से मान ली गई कॉस्ट है, ये प्रोडक्ट की प्राइस में जुड़ ही नहीं सकती। अरे ये बात समझ में यहां तक? इसीलिए देखो यहां पर लिखा भी है मैंने कि जयकांत शिखरे बोल रहा है चीटिंग करता है भाई तू, ये कॉस्ट तेरी लगी नहीं है, ये इंप्यूटेड कॉस्ट है, तू इसको ऐड नहीं कर सकता, इसको नॉशनल कॉस्ट, नॉशनल इंटरेस्ट बनाकर ऐड नहीं कर सकता। हाँ तेरी खुद की बिल्डिंग है, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी तो उसे ऐड कर लेना। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई बच्चों, ये तो देखा जाए तो एक वो वाली बात हो गई कि समझिए मेरे पास में 1000 रुपया है, वो 1000 रुपया मैंने अपनी जेब में डाल के रखा 1 साल तक, और 1 साल बाद में मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 1000 रुपया मैंने बैंक में डाला होता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, तो अब मैं खुद को भी इंटरेस्ट दूंगा। ये क्या बात है? मतलब कंपनी ने अपने अंदर लागत लगाई, कैपिटल लगाई, कैपिटल कहां लगी? कंपनी में लगी, खुद की कैपिटल है। कंपनी बोल रही है ये पैसा अगर मैंने यहां कैपिटल में ना लगा के बैंक में जमा कराया होता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, अब मैं खुद को इंटरेस्ट भी दूं। क्या है यार, ये ऐसे होगी क्या कॉस्ट अकाउंटिंग? ऐसे नहीं होती भाई, आप मान नहीं सकते किसी भी कॉस्ट को। तो यहां तक हमने 3 पढ़ लिया, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। तो हमने पढ़ा अभी तक कि ना तो आपकी एबनॉर्मल कॉस्ट प्रोडक्ट प्राइस में जुड़ेगी, ना फाइनेंस कॉस्ट, ना ही इंप्यूटेड कॉस्ट। फिर नेक्स्ट आता है, अगर कोई फाइन लग रहा है, अगर कोई पेनल्टी लग रही है, अगर कोई डैमेज की कॉस्ट है या डेमोरेज की कॉस्ट है,
वो भी नहीं लगती। सर ये कैसे समझा दो, इसको समझा देता हूं। रिलायंस कंपनी एक बड़ी कंपनी है, उसमें फैक्ट्री भी है, तो उनके ऊपर एक तो फैक्ट्रीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, लेबर लॉ एप्लीकेबल होते हैं। हालांकि ये सब अब एक ही एक्ट बन चुके हैं, लेकिन आपके समझाने के लिए बता रहा हूं। फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजंस लग रहे हैं, लेबर लॉ के प्रोविजंस लग रहे हैं, प्रोविडेंट फंड वाले प्रोविजंस लग रहे हैं, मिनिमम वेजेस वाले प्रोविजंस लग रहे हैं, है ना, कि कोई उसके कोई लेबर है जो उसके अंडर में काम करे, उसको इतना वेजेस तो देंगे, इतना घंटे काम कराएंगे, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी काम कर रही है तो उसको छुट्टी दी जाएगी, पैसा नहीं कटेगा, मेडिकल एक्सपेंस दिए जाएंगे। ये लॉज है जो कंपनी को फुलफिल करने चाहिए थे रिलायंस को, लेकिन उसने फुलफिल नहीं किए, तो उसकी वजह से उसके ऊपर फाइन लग गया, पेनल्टी लग गई उसके ऊपर। अब इस पेनल्टी का अमाउंट वो निकलवाना चाहती है रिलायंस कस्टमर की जेब से, कि अब जो वो प्रोडक्ट बेचेगी उसमें ये वाली कॉस्ट भी लगा रही है। ऐसे थोड़ी होता है, फाइन आपके ऊपर लगा, पेनल्टी आपके ऊपर लगी, गलती आपकी थी, आप भुगतो, प्रोडक्ट की प्राइस में क्यों जोड़ रहे हो? ये जो आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट जोड़ दी फाइन की या पेनल्टी की, क्या इसके बदले में कस्टमर को कुछ मिल रहा है? कस्टमर को तो वही प्रोडक्ट मिल रहा है जो आप पहले दे रहे थे कम प्राइस पे, फिर क्यों प्राइस बढ़ाई आपने? जबरदस्ती का प्राइस बढ़ा रहे हो। सारी बात समझ में? तो अगर कोई फाइन या पेनल्टी कुछ लग जाती है कंपनी के ऊपर, तो वो प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्लूड नहीं। सर आपने बोला कि डेमोरेज चार्जेस भी होते हैं, वो क्या होते हैं? रिलायंस कंपनी ने इंपोर्ट करे कुछ प्रोडक्ट्स, बाहर से अमेरिका से कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे, तो ये आ गया शिप, शिप यहां कस्टम पोर्ट पर आ चुका है। कस्टम अथॉरिटीज ने रिलायंस को बोला कि 1 घंटे के अंदर अपने ये जो सामान है, तुम्हारे गुड्स हैं, इनको यहां से ले जाओ। 1 घंटा एक्सपायर हो गया, निकल गया, लेकिन अभी तक उन्होंने ये शिप किसका, इन्हीं का या कस्टमर अथॉरिटीज का? ये शिप खाली नहीं किया अब तक, और अभी तक इसमें सामान पड़ा है। तो फिर कस्टम अथॉरिटीज ने इनके ऊपर फाइन लगा दिया, उसे हम डेमोरेज चार्ज बोलते हैं, उसको हम डेमोरेज चार्ज बोलते हैं। वो भी प्रोडक्ट की प्राइस में नहीं जुड़ेगा, ये तो आपने डिले किया, आपकी गलती है। देखो मैंने लिखा हुआ है डेमोरेज चार्ज का मतलब। तो स्टूडेंट बोलता है सर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, समझ। नेक्स्ट 5th पॉइंट पे आ जाओ। अरे बड़ा ही इजी पॉइंट है। सपोज करिए एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर मान लीजिए कि कोई कॉस्ट लग गई, कुछ टूट फूट गया था, उसकी कॉस्ट लग गई, लेकिन वो जो टूटा, जो नुकसान हुआ ना, जिस लेबर से नुकसान हुआ उसकी सैलरी से काट लिया गया। क्या अब वो प्रोडक्ट की प्राइस में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा सर, क्योंकि वो नुकसान की भरपाई तो हो गई। जैसे आज मान के चलिए एक कंपनी है, कोई भी कंपनी उठा लो आप, ओयो कंपनी उठा लो। ओयो का काम क्या है? होटल का काम करना। तो एक होटल के अंदर टेबल लगानी थी, वो टेबल एक लेबर से टूट गई। अब उसका कॉस्ट वो प्रोडक्ट में जोड़ते, लेकिन भरपाई हो गई लेबर की सैलरी से। अब क्या प्रोडक्ट की प्राइस में जुड़े? नहीं जुड़ेगा, बल्कि उसे डिडक्ट और कर दिया जाएगा। प्रोडक्ट की प्राइस में अगर वो जोड़ दिया था ना, तो उसे वहां से माइनस कर दो, क्योंकि रिकवरी हो चुकी है कस्टमर से। क्लियर ये चीज? इसी तरह से सपोज करिए कि कोई प्रोडक्ट बनाया, मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट बनाया, और उस प्रोडक्ट की प्राइस उसने 10 रुपए रखी, मतलब वो 10 रुपए लेगा कस्टमर से, लेकिन गवर्नमेंट आई बीच में, और गवर्नमेंट बोली, मान के चलिए प्रोडक्ट जो है वो क्या बना, केरोसिन बना। केरोसिन को बढ़ावा देती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आई मैन्युफैक्चरर के पास और बोली, सुनो ये जो 10 रुपए की कॉस्ट तुमने रखी है ना,
इसको तुम 6 रुपया कर दो, क्योंकि बचे हुए 4 रुपए मैं तुम्हें दूंगी एज सब्सिडी या एज ग्रांट। तो वो इस प्रोडक्ट की प्राइस में से जितनी सब्सिडी गवर्नमेंट से मिली उसे माइनस करके बची हुई प्राइस कस्टमर से ले लेगा। ऐसा यूरिया पे होता है, पता है ना आपको, खेतों में जो यूरिया डलता है वो एक्चुअली में देखा जाए तो 3,000 रुपए का कट्टा है इंडिया में, लेकिन गवर्नमेंट उस पर 2700 और समथिंग रुपए की सब्सिडी देती है। तो किसान से दुकानदार सिर्फ 270 270 रुपीज लेता है, क्योंकि उस जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी उस सब्सिडी का अमाउंट प्रोडक्ट की प्राइस में नहीं जोड़ते, माइनस करते। स्टूडेंट बोलता है सर समझ गया, यहां तक समझ गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सपोज कीजिए कि एक प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो मैंने 10 रुपए रखी, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड प्राइस 12 निकल के आ रही है। क्यों निकल के आ रही है? क्योंकि कोई लॉस हो गया था, कुछ नुकसान हो गया था जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई। तो प्राइस वेरिएंस कितने का आ रहा है? 2 रुपए का प्राइस वेरिएंस है, 2 रुपए का प्राइस वेरिएंस है। मैंने कॉस्ट कितनी रखी प्रोडक्ट की? 10 रुपए। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के हिसाब से, स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पर प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस कितनी आ रही है? 12, क्योंकि लॉस हो गया था। तो बीच का डिफरेंस मतलब प्राइस वेरिएंस कितना आ रहा है? 2 रुपए। वो जो लॉस अगर नॉर्मल लॉस था तो इस प्रोडक्ट की प्राइस में जुड़ जाएगा और एक्चुअल प्राइस 12 बन जाएगी। अगर वो एबनॉर्मल लॉस था तो वो तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में पढ़ाया, एबनॉर्मल लॉस कभी भी प्रोडक्ट की प्राइस में नहीं जुड़ता। यही बात है, कॉस्ट को अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे जोड़ रहे हो, देख रहे हो, तो आपको प्राइस वेरिएंस जो आता है वो चेक करना पड़ेगा वो नॉर्मल रीजन से है कि एबनॉर्मल से। अगर नॉर्मल रीजन से है तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा, लेकिन वो एबनॉर्मल रीजन से है तो वो नहीं माना जाएगा। स्टूडेंट बोलता है हाँ जी सर मैं समझ गया, बड़ा ही मजेदार समझाया, यहां तक आपने कहानी। आगे चलते हैं अब इसके बाद में। अब नेक्स्ट, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे मोहित बंसल ने, मैंने रिलायंस से प्लास्टिक परचेज किया और उनसे फिर मैंने प्लास्टिक की बोतल बना के बेची, तो जो मुझे रिलायंस से परचेज करने पर, परचेज किया ना मैंने, रॉ मटेरियल प्लास्टिक परचेज किया, उसका मेरा खर्चा लगा और थोड़ा सा फिर मेरा एक्स्ट्रा खर्चा लगा कि मैंने उनको बोतल में कन्वर्ट किया। तो टोटल खर्चे के हिसाब से मैंने प्रोडक्ट की प्राइस यहां पर रख दी। लेकिन मैंने रिलायंस से जो ये प्लास्टिक जो रॉ मटेरियल खरीदा था उस पर मेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया। टैक्स में पढ़ा है आपने जीएसटी में, इनपुट टैक्स क्रेडिट, या मुझे कोई रिफंड मिल गया। तो क्या अब भी मुझे प्रोडक्ट की वही प्राइस रखनी चाहिए या कम कर देनी चाहिए? कम कर देनी चाहिए। मैंने प्रोडक्ट की प्राइस कैसे रखी थी? मैंने प्रोडक्ट की प्राइस ये सोचकर रखी थी, सपोज करें मोहित बंसल ने प्लास्टिक खरीदा रिलायंस से और वो प्लास्टिक मुझको पड़ा 30 रुपए का और 20 रुपए मेरे और लग गए बोतल बनाने में, तो मैंने प्रोडक्ट की प्राइस 55 रुपए रख दी, 5 रुपए मेरा प्रॉफिट उसे हटा देता। लेकिन रिलायंस से जो 30 रुपए का मैंने रॉ मटेरियल लिया था उस पर मेरे को 10 रुपए का आईटीसी मिल गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया गवर्नमेंट से, या मुझे रिफंड मिल गया। तो अभी भी प्रोडक्ट की प्राइस में वही रखूंगा या मैं जो मेरे को आईटीसी मिल गया वो मैं घटा के बची हुई रखूंगा ना, उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो यही बात मैंने बोली है आप। तो ये बच्चे हम पढ़ रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कॉमन पॉइंट, जिसमें शुरू मैंने 5 बता दिए हैं आपको, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। और ये अभी तक मैंने जो आपको बताए वो एज इट इज सीक्वेंस में याद हो और इनके सबके मैंने मीनिंग भी आपको बता दिए। अच्छा एक चीज क्वेश्चन बताओ मेरे को, एक क्वेश्चन, अगर ये एबनॉर्मल कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट है, ये फाइन वाइन ये सब जो है, आप अगर देखो ये हम कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने में तो नहीं लेते, ये तो हमने पढ़ा इंक्लूड नहीं करते। लेकिन बच्चों जब आप ट्रेडिंग P&L बनाते हो
कंपनी जब ट्रेडिंग पे तब लेती है कि नहीं लेती? तब तो लेती है इनको, लॉस ऑन असेट करके लिखती है कि असेट पे हमको लॉस हो गया, तब तो लेती है। पता है क्यों? क्योंकि ये जो कॉस्ट स्टेटमेंट हम बनाते हैं ना, ये कस्टमर के लिए बनाते हैं, क्योंकि हम कस्टमर से प्राइस लेंगे उस प्रोडक्ट की। लेकिन जो हम पेंडल बनाते हैं ना, वो हम अपने खुद के लिए बनाते हैं, खुद की नॉलेज के लिए, खुद की जानकारी के लिए, इसलिए हम उसे पेंडल में लिखते हैं। क्लियर है ये चीज? चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कॉमन पॉइंट्स को, जिसमें से 5 हम पढ़ चुके हैं, बाकी के अब हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब स्टडी नोट 5। उसका मैंने आपको एक तो बैकग्राउंड बता दिया, फिर उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि ये होते क्या हैं, गाइडलाइंस हैं, इनको इस बोर्ड ने बनाया है, और टोटल 24 अभी तक बने हैं, इनके यूजेस बता दिए, बोर्ड के बारे में बता दिया, और फिर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कॉमन पॉइंट्स आपको बताने लगा, जिसमें से 5 कॉमन पॉइंट्स हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी हम अपना नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, नोट्स आपके पास में ऑलरेडी है। अगर आपने मेरे से क्लासेस परचेज की हुई है तो मेरी बुक आप तक पहुंच चुकी है, और इलेक्ट्रॉनिक नोट्स आपके पास में है। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन करके डाउनलोड कर लो। अगर आपको क्लासेस परचेज करनी है बच्चों, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपको प्रॉपर क्लासेस मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आप जितनी बार चाहे उतनी बार रिवीजन कर सकते हैं। अभी हमारा एक ऑफर चल रहा है, वो ऑफर मैं आपको बता देता हूं। कॉम्बो ऑफर चल रहा है बच्चों। कॉम्बो ऑफर क्या चल रहा है? अगर आप सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट की क्लास खरीदना चाहते हो, नॉर्म है ना, अगर खरीदना चाहते हो, और आप खरीदना चाहते हो दिसंबर 22 के लिए, तो आपको 3500 रुपए में पड़ेगी। सिर्फ मैं इस सब्जेक्ट की बता रहा हूं। और अगर जून 2023 के लिए खरीदना चाहते हो तो 4500 की पड़ेगी, जिसमें अनलिमिटेड व्यूज होंगे, और जो आपकी क्वेरीज होंगी वो भी सॉल्व करी जाएंगी। लेकिन कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, उसके अंदर आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट प्लस स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन प्लस लॉ की क्लास मिलती है। और ये तीनों क्लासेस आपको सिर्फ 8,500 रुपए में मिल जाती है। मतलब आप अगर देखेंगे तो आपको 10,000 रुपए का सीधा डिस्काउंट दिया जा रहा है इन 3 सब्जेक्ट पर। तो आप अगर चाहें तो कॉम्बो ऑफर ले सकते हैं। इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज करके ये तीनों क्लास आप परचेज कर सकते हैं। मात्र 8,500 रुपए में आपको क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड व्यूज मिलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, बाकी का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए